It's a very elementary and basic workshop, and we will call it the stage -1 for the students because it is below the even basic levels. So I assume all are college going students here and do not have any prior knowledge of the stock markets, but have some or the other interest. So we are taking this session. So about us, our company name is QuantLab Wealth Advisor. That was founded by me in the before 3 years. And we aim to educate and guide people in the financial markets, besides managing wealth through automated algo trading platforms. So our company is a recognized startup by the DPIIT, which is granted only to the companies which have a unique idea and ability to generate wealth and employment. Myself, I am Neeraj Indoria. I am a chartered accountant by profession, and I have experience of over 18 years now in the field of wealth advisory and investment strategies. I can call myself a derivative strategist who works through algo trading platforms. Let's get to the basics. So I would request you all to participate in this entire session, and by keeping the chat window active. So I can ask you all, what do you understand by the term market? Can I have some responses, please? Okay. मार्केट टर्म से हम लोग क्या समझते हैं? Okay. कोई भी जगह जहां पे एक बायर और एक सेलर खड़े हो जाएं, उसको मार्केट कहा जा सकता है थ्योरेटिकली। अब मार्केट जो है प्रोडक्ट, ज्योग्राफी, इट्स टाइप, या फिर उस पर कितना वॉल्यूम ट्रेड होता है, उसके हिसाब से कई तरह के सेगमेंट्स में बांटी जा सकती है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो एक वेजिटेबल मार्केट भी एक मार्केट है, फ्रूट मार्केट अपने आप में एक मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स ही बिकते हैं, फर्नीचर मार्केट जहां पे फर्नीचर्स बिकते हैं। सिमिलरली अगर ज्योग्राफिकल डिवीजन से बात करें तो GK2 मार्केट, कनॉट प्लेस मार्केट, कमला मार्केट एंड सेवरल्स। वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम इसको सेग्रीगेट करें तो एक होलसेल मार्केट होती है जहां पे बल्क क्वांटिटीज ट्रेड होती है, और एक रिटेल मार्केट होती है जहां पे हम लोग छोटे छोटे वॉल्यूम्स में बाय एंड सेल करते हैं। मोस्ट प्रेवलेंट आप लोग जो टाइप से आज लोग समझ रहे हैं, एक ऑनलाइन मार्केट होती है और एक ऑफलाइन मार्केट होती है। जहां पे भी आप लोग ई-कॉमर्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, दैट इज ऑनलाइन मार्केट। और जब आप फिजिकली कहीं जाके कोई सामान खरीदते हैं तो वो ऑफलाइन मार्केट होती है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अगर हम पूछें कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, तो वो मार्केट जहां पे स्टॉक्स ट्रेड होते हैं वो स्टॉक मार्केट होती है। यहाँ पे वाइडर डेफिनेशन जो स्टॉक मार्केट की होती है वो सिक्योरिटीज मार्केट होती है, जिसमें कि स्टॉक्स, कमोडिटीज, इंडेक्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और डेरिवेटिव्स में फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ट्रेड किया जाता है। एक बेसिक चीज मैं स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट इज अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम से क्या मतलब है? जब भी मार्केट में कोई बाय की पोजीशन इनिशिएट होती है, साइड बाय साइड उसमें साथ में एक सेल की पोजीशन भी इनिशिएट होती है। यानी कि जब भी एक बायर है तो साथ में एक सेलर भी है।
और अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो किसी ना किसी को लॉस भी हो रहा है। तो अल्टीमेटली मार्केट के अंदर हर ट्रेड अपने आप में स्क्वायर ऑफ हो जाता है, इसलिए मार्केट को जीरो सम गेम भी कहा जा सकता है। मार्केट में जो शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं उसकी वैल्यू कैसे डिफाइन की जाती है? कोई भी चीज अगर मार्केट में अवेलेबल टू ट्रेड है तो उसकी एक बेसिक इंट्रिंसिक वैल्यू है। से अगर जैसे अभी हम लोग, मैं बहुत बेसिक से अगर बात करूं, अभी हम लोग प्याज का रेट आपने सुना होगा कि बहुत बढ़ गए थे, तो प्याज की एक बेसिक वैल्यू है से वो 10 रुपए किलो चल रहा है। बट अगर मार्केट के अंदर अचानक से कोई अनसर्टेनिटी आ जाए जिससे कि प्याज की डिमांड बहुत बढ़ जाए, तो उसको प्रीमियम कहा जाएगा। कि एक चीज की बेसिक इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर कोई भी अगर प्रीमियम है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर उसके अंदर कोई खराब न्यूज है तो वो प्रीमियम की बजाय वो डिस्काउंट पे चली जाएगी। तो मार्केट में जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो बेसिक इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस उसका प्रीमियम और माइनस उसके डिस्काउंट से वो काउंट की जाती है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है मार्केट की फोर्सेस के ऊपर। बायर और सेलर्स की अपने आप में कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जैसे कि स्टॉक्स का कोई फंडामेंटल बिहेवियर होगा, उनसे एसोसिएटेड कोई न्यूज होगी, या मे भी कोई र्यूमर होगा जिसकी वजह से कि उसकी मार्केट में रेट्स फ्लक्चुएट करेंगे। While there may be many various ways that define the value, but at the end, it's only about the market forces. अब मार्केट में प्रॉफिट कैसे होता है, या कहीं पे भी प्रॉफिट कैसे होता है? एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि अगर आपने कोई चीज लोअर प्राइस पे खरीदी है और हायर प्राइस पे बेची है, तो सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस आपका प्रॉफिट होता है। सिंपल एक सब्जी के एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज आप मार्केट में आलू खरीद रहे हैं, 10 रुपए किलो आपने खरीदा और 12 रुपए किलो उसको बेच दिया, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 2 रुपए पर केजी। इसको आप क्वांटिटी से अपना मल्टीप्लाई कर लो। सपोज आपने 20 केजी आलू खरीदे थे तो आपको 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमें मार्केट के रिगार्डिंग क्लास चला रहे हैं, सब्जी की मार्केट चला रहे हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मार्केट एज इजी एज वेजिटेबल्स है। आप रिलायंस, टीसीएस, मारुति को फिलहाल आलू समझ लीजिए, और एक्चुअली व्हेन आई से दिस आई मीन इट। आपके लिए सिर्फ एक नंबर नंबर ही है। फिर चाहे वो 3,000 का टीसीएस हो, 500 रुपए का आईटीसी हो, या 10,000 रुपए का मारुति हो, वो सब आपके लिए 10 और 12 रुपए के फैक्टर में ही काउंट हो सकते हैं। Some more participants are also joining, so I'm allowing them in between. स्टॉक एक्सचेंज क्या है? Does anybody know or would like to attempt this? स्टॉक एक्सचेंज भी एक मार्केट प्लेस है जहां पे स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है। एक्चुअली ये इंटरमीडियरी है बिटवीन द बायर एंड द सेलर। जैसे हम लोग मार्केट में जाके कुछ सामान खरीदते हैं तो बायर और सेलर डायरेक्टली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता है। हम स्टॉक एक्सचेंज से ही खरीदते हैं और स्टॉक एक्सचेंज को ही बेचते हैं। बायर और सेलर डायरेक्टली एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। स्टिल द ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं वहां पे कोई डिफॉल्ट नहीं होता है। अगर आपने सामान कोई खरीदा है तो उसकी पेमेंट आपको करनी ही करनी है, यानी कि सेलर इज सिक्योर टू रिसीव द पेमेंट एंड द बायर इज सिक्योर व्हेन ही हैज मेड द पेमेंट कि उसको डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट मिलेगा, बिकॉज दैट इज गारंटीड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में मेनली 3 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विच इज एनएससी, जैसे कि आप लोग सुनते होंगे रोज। द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विच इज बीएससी, एंड थर्ड इज द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और एमसीएक्स। इसमें एनएससी और बीएससी जो है मेनली स्टॉक्स और इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए यूज होते हैं, और एमसीएक्स कमोडिटी डेरिवेटिव्स के लिए यूज होता है। स्टॉक्स और कमोडिटीज क्या होती हैं इसके ऊपर अभी हम और आगे बात करते हैं।
स्टॉक ब्रोकर्स। स्टॉक ब्रोकर क्या होते हैं? मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी जाके डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकता है। एक्सचेंज पे ट्रेड करने के लिए आपको एक रिकॉग्नाइज स्टॉक ब्रोकर के साथ में अपना अकाउंट ओपन करना होता है, और उसके थ्रू सारी ट्रांजैक्शंस आपके बिहाफ पे एक्सचेंज पे बाय या सेल की पोजीशंस डाली जाती हैं। एंड ऑफ द डे स्टॉक ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने जो भी ट्रेड किया है उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट वो आपको देता है, और पे इन पे आउट जितना भी होता है वो सारा स्टॉक ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज को जाता है, और एक्सचेंज के थ्रू बायर्स और सेलर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर टॉप स्टॉक ब्रोकर्स का हम लोग बात करें तो आजकल जीरोधा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। जब जीरोधा मार्केट में आया था तब इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे, और आज इंडिया में 12 करोड़ से ऊपर डीमैट अकाउंट्स हैं, जिसमें से जीरोधा का पार्टिसिपेशन मोर देन 30% है। सिमिलरली ग्रो, 5पैसा कैपिटल, एसएमसी ग्लोबल, मास्टर ट्रस्ट सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, कोटक सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज और बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनको की एक्सचेंज के साथ में मेंबरशिप मिली हुई है, और जिनको भी स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है वो इनमें से किसी भी ब्रोकर के साथ में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवा के मार्केट में काम कर सकते हैं। मार्केट सेगमेंट्स। मार्केट में मेनली 4 तरह के सेगमेंट्स हैं। फर्स्ट इज द इक्विटी सेगमेंट। तो जनरली हम लोग स्टॉक्स का नाम सुनते हैं, लाइक रिलायंस, टाटा स्टील, आईटीसी, ये सब इक्विटी शेयर्स हैं। इन सबके ट्रेडिंग को अगर सेगमेंट में बांटा जाए तो उसको इक्विटी सेगमेंट बोलेंगे। सिमिलरली अदर सेगमेंट इज कमोडिटीज। कमोडिटीज के अंदर गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, जिंक, एल्यूमिनियम और मल्टीपल तरह की कमोडिटीज है जिनके ट्रेड मार्केट में किए जा सकते हैं। थर्डली द करेंसी मार्केट। इसमें आप फॉरेन करेंसीज लाइक यूरो, यूएस डॉलर्स, येन, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, इन सब की ट्रेडिंग भी इंडिया में बैठ के ही आप रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कर सकते हैं। एंड फाइनली द डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है? जो ऊपर वाली बाकी 3 मार्केट से अपनी वैल्यू को डिराइव करती हैं। इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेड होते हैं, जो कि एक एडवांस लेवल का एक डिस्कशन है, वो हम सेकेंड सेशन में लेंगे। इंडेक्स। जैसे आप लोग स्टूडेंट्स अपने अपने कई ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाते होंगे, उसमें सबसे ऊपर एक इंडेक्स बनाते हैं। तो इंडेक्स बेसिकली क्या है? इंडेक्स एक कॉम्पोजिशन है कि उस रिपोर्ट के अंदर एक्चुअली में कंटेंट्स क्या है। मार्केट में इंडेक्स जो है बेसिकली मेजरली 2 इंडेक्स हैं इंडिया में, द निफ्टी एंड सेंसेक्स। निफ्टी एनएससी का इंडेक्स है जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का एक कॉम्पोजिशन है। सिमिलरली बीएससी का इंडेक्स जो है उसका नाम है सेंसेक्स, वो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज जो कि बीएससी पे लिस्टेड है उसका एक इंडेक्स है। अब इंडेक्स की वैल्यू कैसे डिराइव होती है? जो भी ये 50 या 30 ट्रेडेड स्टॉक्स हैं, इनका अपना अपना मार्केट में एक रेट चल रहा है। उस रेट का एक एवरेज निकाला जाता है। उसका एक डिटेल्ड फॉर्मूला है जिसमें कि उसके प्राइसेस को नहीं, उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को एक वेट दिया गया है। बट अल्टीमेटली उन 50 स्टॉक्स को एक कैलकुलेशन फॉर्मूले के थ्रू एक इंडेक्स में स्प्लिट किया गया है कि जब वो स्टॉक्स सारे बढ़ते हैं अगर एक डायरेक्शन में तो इंडेक्स भी बढ़ता है, सारे अगर घटते हैं तो इंडेक्स भी घटता है। और अगर इनका कोई मिक्स होता है कि से मोर देन 50% स्टॉक्स बढ़ रहे हैं जिनका वेटेज ज्यादा है तो इंडेक्स बढ़ेगा, अदरवाइज वो घटेगा। अल्टीमेटली मार्केट में जो बढ़ने और घटने की बात होती है वो इंडेक्स से डिफाइन की जाती है। आपका कहीं कोई क्वेश्चन हो तो आप बीच में मुझे रोक के या चैट विंडो पे पूछ सकते हैं प्लीज। बुल मार्केट वर्सेस द बियर मार्केट। सब लोगों ने मैक्सिमम सुन रखा होगा कि बुल मार्केट और बियर मार्केट 2 तरह की मार्केट्स होती हैं। एक्चुअल में बुल मार्केट है क्या? Does anybody know what a bull market is and what a bear market is? जब मार्केट राइज हो रही हो।
तो तो बुल बुल मार्केट, मार्केट। तो बुल, और जब डाउनफॉल हो रहा हो तो फिर बियर मार्केट। ओके, नाइस। देर इज अ थर्ड काइंड ऑफ मार्केट ऑल्सो, जब ना वो मार्केट राइज हो रही है, जब ना वो सेल हो रही है, मोर और लेस स्टेगनेंट है। और मार्केट में अगर 12 महीने ट्रेडिंग हो रही है, तो 12 में से 11 महीने मार्केट ना बढ़ रही होती है बहुत ज्यादा, ना बहुत ज्यादा घट रही होती है। बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स को बुल या बियर में डिफाइन नहीं किया जाता। दैट इज कॉल्ड अ साइडवेज मार्केट। अब बुल और बियर मार्केट को ये टर्म मिली कैसे है? ये जो दोनों एनिमल्स हैं, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि बुल जब अपने टारगेट को हिट करता है, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ उसको हिट करता है अपने थॉर्न से। इसलिए जब नीचे से ऊपर जाती है तो उसको बुल मार्केट का नाम दिया गया है। सिमिलरली बियर जब अपने टारगेट को हिट करता है, तो वो उसको ऊपर से नीचे की तरफ पुश करता है, इसलिए उसको बियर का नाम दिया गया है। और जैसा मैंने पहले बताया कि बुल मार्केट और बियर मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होंगी, वो एक फेज होता है जब एब्रप्टली मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ती है या घटती है। जनरली मार्केट साइडवेज रहती है। हमारा जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा बुल मार्केट में होता है। नहीं, प्रॉफिट का मैंने थोड़ी देर पहले आपको डेफिनेशन बताया था कि अगर आप सस्ता खरीद रहे हैं और महंगा बेच रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट होता है। मार्केट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह का है कि जरूरी नहीं है कि आप पहले खरीदे ही, आप पहले बेच भी सकते हैं और फिर खरीद भी सकते हैं। हालांकि वो देन अगेन, जैसा मैंने पहले बताया कि डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर वो चीज अलाउड है। इंट्राडे अगर आज ही आपको पोजीशन काटनी है, तो आप पहले बेच भी सकते हैं फिर खरीद सकते हैं। अल्टीमेट रूल वही है कि आप ऊपर बेचेंगे और नीचे खरीदेंगे, तो आपको प्रॉफिट होगा। समझ ओके। में आई बात ये? से बुल मार्केट है, आज आपने कोई चीज 100 रुपए पे खरीदी और बुल मार्केट में ये बढ़ते बढ़ते 100 से 150 पे चली गई, तो प्रॉफिट होगा आपको। हाँ जी। अब अगर बियर फेज चल रहा है और कोई आदमी ऐसा है जो, भाई जैसे मैंने पहले बताया कि मार्केट एक जीरो सम गेम है, कोई अगर खरीदने आया है तो कोई ना कोई बेचने भी आया है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जब मार्केट में एक आदमी को एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो किसी ना किसी को ये एक्सपेक्टेशन भी है कि मार्केट नीचे जाएगी। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर एक आदमी सोच रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी और आप सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाओगी जाएगी, तो वो क्या है, वो पहले बेचेगा और देन वो नीचे आने की वेट करेगा। ओके। रजत जैन ने पूछा कि अगर हम पास कोई स्टॉक है नहीं तो हम उसको बेचेंगे कैसे? ऑब्वियसली आप नहीं बेच सकते। इंट्राडे में आप बेच सकते हो बट लॉन्ग टर्म में नहीं बेच सकते। बट सपोज आपके पास एक पोर्टफोलियो है जिसमें कि आप स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हो और वो एक सर्टेन लेवल पे अचीव कर चुके हैं, और आप उसको परमानेंटली एग्जिट नहीं करना चाहते, बट एक शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के लिए उसको सेल करके वापस नीचे खरीदना चाहते हो, उस केस में बुल और बियर वाला प्रिंसिपल आपके लिए चलेगा। कि कोई चीज आपने 100 रुपए पे खरीद रखी थी, आज मार्केट में 150 है, और आपको लगता है कि टेम्परेरी एक करेक्शन लेके ये 150 से 130 तक आ सकती है, तो आप एक बार को उसको 150 पे बेचेंगे और वापस 130 पे बाय कर लेंगे। तो इस तरह से आप बेच के भी नीचे वापस खरीद के प्रॉफिट कर सकते हैं। इज इट क्लियर, रजत? हाँ जी सर, मेरे को तो क्लियर हो गया, पर साइडवेज में भी प्रॉफिट होता है। साइडवेज में लॉन्ग टर्म में नहीं प्रॉफिट होगा, बट जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, अभी मैं उसको ऊपर आऊंगा, वैसे स्पेसिफिकली बताता हूँ मैं तो साइडवेज सेकंड में कैसे। सेकंड में बैक करना है ना, सेकंड्स में जो लोग बैक कर लेते हैं, लेके साथ साथ बैक सेकेंड्स, कर। सेकेंड्स वाले ट्रेड को बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कहते हैं। बिल्कुल सेकंड टू सेकंड आप लोग मैनुअली ट्रेड नहीं कर सकते हो, उसमें बेसिकली एल्गो ही काम आती है। बट अदरवाइज भी मार्केट जब खुलती है तो सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक चलती है। उसमें भी मार्केट जिगजैग मूवमेंट्स में चलती है। तो अगर आप छोटे छोटे 1-1, 2-2% के मूव्स को भी अगर कैप्चर करना चाहो, तो वो करके आप साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट बना सकते हो। और इनफैक्ट अगर स्ट्रेटेजिकली अगर बात करो और मैथमेटिकली बात करो, तो साइडवेज मार्केट में ही पैसे बनते हैं। लॉन्ग टर्म जो कंसेप्ट है, वो पूरा डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्ट करने के पहले कितनी रिसर्च एंड एनालिसिस की थी,
देन बाद में चल के वो कितनी करेक्ट भी रही, जो चीज आज करेक्ट है मे बी जरूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में भी वो सिनेरियो रहेगा। रिसर्च एंड एनालिसिस मतलब ये ट्रैक करना होता है ना कि वो मतलब बढ़ेगा या कम होगा, मतलब फ्यूचर को देखना होता है, प्रेडिक्ट करना होता है। यस, उसको प्रिडिक्ट भी नहीं, उसको जज करना टर्म ज्यादा सही रहेगी। सर बस एक लास्ट बात और कि अगर ज्यादा लोग खरीद रहे होते तो ही वो बढ़ता है, और अगर ज्यादा लोग बेच रहे होते तो वो कम होता है। ये एक सही बात है, गलत बात है? ये सही बात है। जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि मार्केट जो फोर्सेस होती हैं वो किसी भी चीज की वैल्यू को डिफाइन करती है। तो अगर ज्यादा लोग खरीद रहे हैं का मतलब मार्केट फोर्सेस को लग रहा है कि वो शेयर बढ़ने वाला है। ओके सर। अब दो टर्म्स बहुत वाइडली यूज होती हैं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। आप लोगों के लिए जो मतलब बेसिक ये क्लास रखी गई थी वो एक इन्वेस्टिंग माइंडसेट के हिसाब से रखी गई थी कि स्टूडेंट्स जो हैं अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को भी अगर इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म में वो एक अच्छी वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं। स्टिल जो स्टूडेंट्स ट्रेडिंग में भी अपना करियर डेवलप करना चाहें या जॉब प्रोस्पेक्ट से भी उसको देखना चाहें तो ट्रेडिंग भी अपने आप में इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं डिफ्रेंशिएट दोनों को करता हूं। जो इन्वेस्टिंग के अंदर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि आप एक लॉन्ग टर्म टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट को अपनी होल्ड करेंगे और प्रॉफिट टारगेट बड़ा होता है। जैसे कई बार आप लोग सुनते होंगे कि किसी ने अगर 20 साल पहले इन्फोसिस के अंदर 10,000 रुपए लगाए थे तो आज वो 1 करोड़ रुपए हो गए। तो वो एक बहुत लंबा टाइम पीरियड था, प्लस उस स्टॉक ने उतना आउट परफॉर्म मार्केट में किया जो कि इतना बड़ा प्रॉफिट वो ले पाया। तो एक विजन और प्लस एनालिसिस उस लेवल का होना चाहिए कि आज जब आप कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं और 20-20 25-25 साल तक वेट कर सकते हैं तो आप उसमें फॉर्च्यून्स बना सकते हैं। ऑन द अदर हैंड ट्रेडिंग में जैसे मैंने बताया कि कोई भी शेयर 100 102 के बीच में घूम रहा है। अब 100 102 करते करते आप रोज 2% उसमें, अगर आपका एफिशिएंसी उतनी है तो आप उतने प्रॉफिट्स कमा सकते हो डिस्पाइट वेटिंग फॉर द लॉन्ग टर्म कि 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद ही पता चलेगा। तो ये दोनों माइंडसेट का डिफरेंस है कि कौन आदमी इन्वेस्टिंग को ज्यादा प्रेफर करता है, कौन ट्रेडिंग को ज्यादा प्रेफर करता है। दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट किसी भी तरह से नहीं है। इंटेंशन जो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के साथ में होती है वो छोटी छोटी सेविंग्स को एक्यूमुलेट करना और लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करना होती है। ट्रेडिंग के अंदर यही चीज छोटे छोटे प्रॉफिट्स कमा के डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने का इंटेंशन रहता है। माइंडसेट जो इन्वेस्टिंग के अंदर होता है वो सेविंग्स और वेल्थ जनरेशन का होता है। ट्रेडिंग के अंदर यही माइंडसेट एक बिजनेस वाला होता है जो कि रेकरिंग प्रॉफिट्स कमाना चाहता है। टाइम और नॉलेज, इन्वेस्टिंग के अंदर इनिशियली बहुत सारी रिसर्च लगती है, बट लेटर ऑन ट्रेडिंग के अंदर कोई टाइम इन्वॉल्वमेंट नहीं लगता है। दिस ऑन द अदर हैंड ट्रेडिंग अगर जो कर रहा है उसको एक्टिवली डेली टाइम स्पेंड करना पड़ता है, लेटेस्ट करंट ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ता है और न्यूज वगैरह को देख के अपनी पोजीशंस को मॉनिटर करना पड़ता है। तो ये बेसिक कुछ डिफरेंसेस थे आपके इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के अंदर। अब वंस यू आर प्रिपेयर्ड टू बिगिन योर स्टॉक मार्केट जर्नी, आपको एक्चुअली क्या क्या चीजें बेसिक चाहिए बिफोर स्टार्टिंग विद इट। पहली चीज आपको चाहिए इंटरेस्ट, जो कि आपको ऑब्वियसली है जब आप ये क्लास अटेंड करने आए हैं। सेकेंडली बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट मस्ट है अकाउंट ये स्टॉक मार्केट्स में काम करने के लिए। मार्केट्स में कैश की डीलिंग नहीं होती है, तो आपको जो भी पेमेंट करनी है स्टॉक्स को खरीदने या बेचने के लिए वो बैंक अकाउंट के थ्रू ही होंगी। थर्डली मैंने पहले बताया था डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। एक किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक ब्रोकर के साथ में आपको अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होता है जिसके थ्रू स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं। एंड फाइनली नॉलेज। नॉलेज के बिना आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते। एक बेसिक बिगिनर्स नॉलेज मस्ट है एंड ग्रेजुअली लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग कीप्स यू गोइंग। डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है, कोई आंसर करना चाहेगा? एक,
एक अकाउंट जिसमें रहता है। डीमैट पहले तो नाम कैसे पड़ा? पहले शेयर्स जो होते थे, एक फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता था कि सपोज आपके पास 100 शेयर अगर रिलायंस के हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता था जिसपे लिखा होता था कि दिस पर्सन इज होल्डर ऑफ दिस मच शेयर्स ऑफ रिलायंस। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता गया, पार्टिसिपेंट्स बढ़ते गए, तो शेयर्स को फिजिकल फॉर्म से हटा के एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। तो मैट इज मेटीरियल एंड डीमैट इज डिजिटल। तो इस तरह से ये डीमैट नाम पड़ा। तो आज की डेट में जब हम स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, तो हमारे डीमैट अकाउंट के अंदर सिंपली एक एंट्री आ जाती है कि इतने शेयर्स आपके नाम से डिजिटल फॉर्म में स्टोर किए हुए हैं। तो दैट इज अ डीमैट अकाउंट। प्राइमरीली इंडिया में दो डीमैट एजेंसीज हैं, सीडीएसएल विच इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, एंड सेकेंडली एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। बाकी जितने भी ब्रोकर्स के साथ में हमारे डीमैट अकाउंट खुलते हैं, वो सब कहीं ना कहीं सीडीएसएल और एनएसडीएल की फ्रेंचाइजीज ही हैं। अब डीमैट अकाउंट ऑपरेट कैसे होता है? जैसे हमारा बैंक अकाउंट है जिसके अंदर पैसे आते और जाते हैं, डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स आते और जाते हैं। और जैसे हमको बैंक से पेमेंट करने के लिए चेकबुक की फैसिलिटी मिलती है, वैसे ही डीमैट अकाउंट के अंदर एक स्लिप मिलती है हमें, जिसमें जब हम कोई शेयर बेचते हैं तो हमें वो स्लिप साइन करके देनी होती है कि इतने शेयर हमारे डीमैट अकाउंट से निकल जाएं। जब हम कोई शेयर खरीदते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो हमारे अकाउंट में आ जाता है। आज की डेट में जब ऑनलाइन ट्रेडिंग जितनी प्रेवलेंट है, तो जो स्लिप साइन करने वाली बात मैंने आपको बताई, तो वो भी आज की डेट में मोस्टली इनइफेक्टिव हो गई है। कि जब हम कोई शेयर बेचते हैं तो डीमैट अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शंस होती है कि अगर ट्रेड हमारे अकाउंट से एग्जीक्यूट हुआ हुआ है तो डिलीवरी भी वो अपने आप उसमें से निकाल देता है। बेसिक टर्म्स जो मार्केट के अंदर आप लोग अगर काम स्टार्ट करते हैं तो जो सुनेंगे वो कुछ ये है। बाय, बाय पोजीशन मतलब कोई भी चीज खरीदना। बाय को मार्केट में लॉन्ग पोजीशन भी बोला जाता है और प्लस पोजीशन भी बोला जाता है। सिमिलरली सेल के केस में, जब कोई चीज आप सेल कर रहे हैं तो उसको शॉर्ट करना भी बोलते हैं या माइनस करना भी बोलते हैं। देन ये टर्म है स्क्वायर ऑफ। अगर आप ऑलरेडी बाय पोजीशन के अंदर हैं और आपको सेल करनी है तो उसको स्क्वायर ऑफ बोलेंगे, और ऑलरेडी सेल पोजीशन में है और उसको बाय करना है तो उसको भी स्क्वायर ऑफ ही बोलेंगे। स्क्वायर ऑफ मतलब पोजीशन को काटना। देन टर्म्स आती है बिड प्राइस, आस्क प्राइस और लास्ट ट्रेड प्राइस। बिड प्राइस क्या है? एक बायर मार्केट में खड़ा है, उसको कोई चीज खरीदनी है, से वो कह रहा है कि मेरे को चीज 100 रुपए में खरीदनी है, और सेलर कह रहा है कि मेरे को 102 रुपए में बेचनी है। तो बायर की तरफ से जो प्राइस है वो बिड प्राइस है, और सेलर की तरफ से जो प्राइस है वो आस्क प्राइस है। अब अल्टीमेटली दोनों के बीच में नेगोशिएशन चलती है। इसके लिए एक ऑनलाइन स्क्रीन डिफाइन की हुई है, जहां पे 100 और 102 का अगर रेट है तो या तो बायर 102 पे खरीदेगा या सेलर 100 पे बेचेगा, या दोनों में भी मिडवे आके 101 रुपए पे उसको ट्रेड को कर ले। तो अल्टीमेटली जिस प्राइस पे ट्रेड होता है इन दोनों के बीच में, उसको लास्ट ट्रेड प्राइस प्राइस बोलते हैं। देन मार्केट में टर्म्स आती है ओपन, हाई, लो और क्लोज। अब सुबह जब मार्केट खुलती है और शाम को जब बंद होती है, उस बीच में कंटिन्यूअसली मार्केट्स में ट्रेड होते रहते हैं। एक ही शेयर का रेट दिन भर फ्लक्चुएट होता रहता है। से कोई चीज 100 रुपए पे खुली, इंट्राडे बढ़ते 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 105 रुपए तक गई, और बीच में नीचे भी गिरी, से 95 रुपए पे आई, और अल्टीमेटली जाके से 102 रुपए पे बंद हो गई। तो इस केस में 100 रुपए ओपन प्राइस था, 105 रुपए उसका हाई प्राइस था, लो प्राइस उसका 95 था, और अल्टीमेटली क्लोजिंग जो थी उसकी 102 रुपए पे हुई थी। जब नेट मूवमेंट स्टॉक की कंपेयर करते हैं तो आज का क्लोज प्राइस वर्सेस पिछले दिन का क्लोज प्राइस, उससे परसेंटेज में उसको डिफाइन किया जाता है कि आज कोई स्टॉक कितना परसेंट बढ़ा या कितना परसेंट घटा। देन टर्म्स आती है स्टॉप लॉस और टारगेट। जब भी कोई पोजीशन आप एक एंटर करते हैं, से आपने कोई चीज 100 रुपए पे खरीदी, तो आपके माइंड में एक टारगेट ऑलरेडी होता है कि मैं से इसको 5% के प्रॉफिट पे बेचूंगा। सो इन दिस केस एक 5% का आपने प्रॉफिट टारगेट अपने लिए सेट किया।
अब इस टारगेट को आप ऑलरेडी सिस्टम में डाल भी सकते हैं कि जब भी 105 रुपए का रेट आए तो वो अपने आप बिक जाए। कुछ लोग स्टॉप लॉस भी एंट्री के साथ में ही डिफाइन कर देते हैं, जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए काम करना चाहते हैं, कि से कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, बट कहीं ना कहीं अंदर एक फियर है कि ये नीचे भी जा सकती है। अब उस फियर को ओवरकम करने के लिए कुछ लोग स्टॉप लॉस को यूज करते हैं कि 100 रुपए में जब मैंने चीज खरीदी, अगर मेरे डायरेक्शन में ऊपर बढ़ रही है तो ठीक है, बट अगर नीचे जा रही है तो मैं 2% ज्यादा का लॉस नहीं देखना चाहता। उस वैल्यू को स्टॉप लॉस बोलते हैं। स्टॉप लॉस भी आप अपने माइंड में भी रख सकते हो, सिस्टम में भी डाल सकते हो। से 98 रुपीज का आपने स्टॉप लॉस डिफाइन किया, तो जैसी मार्केट में रेट 98 आएगा, आपकी पोजीशन अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, और फर्दर अगर डाउन साइड आती है तो आपका लॉस और बढ़ेगा नहीं। देन मार्केट के अंदर एक टर्म आती है वॉल्यूम। अब जब मार्केट में ऑपरेशंस चल रहे हैं तो वॉल्यूम मतलब कि कितनी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है। जो अच्छे शेयर्स होते हैं उसमें लाखों करोड़ों में डेली वॉल्यूम होता है, क्योंकि मार्केट में जैसे मैंने बताया 12 करोड़ पार्टिसिपेंट्स हैं, तो डेली 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ट्रेड होते हैं, तो वॉल्यूम्स अपने आप डेवलप होते हैं। फाइनली मार्केट कैपिटलाइजेशन, कोई भी एक शेयर जो है उसकी क्वांटिटी मार्केट में कितनी फ्लोट में है, वो मल्टीप्लाइड बाय उसका करंट प्राइस, वो उस शेयर की मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। किसी का कोई क्वेश्चन इन टर्म्स के ऊपर? ओके। सर मेरा लास्ट स्लाइड पे था जो इससे पहले थी, कि कौन सा ब्रोकिंग ऐप सबसे बेस्ट है, कौन सा टेक्नोलॉजी डीमैट। वाइज मोर और लेस सारे एक हैं। जो ये डिसीजन लेना होता है, ये ट्रांजैक्शन चार्जेस कौन कितने चार्ज कर रहा है, हाँ सर, वही प्लस ब्रोकरेज का। किसका प्लेटफॉर्म कितना हाई टेक है, प्लस कई के अंदर ना कुछ चार्टिंग के प्लेटफॉर्म्स भी इनबिल्ट हैं, कुछ लोगों के अंदर वो फंडामेंटल अच्छे हैं। तो मोर और लेस अपने आप में सारे ही अच्छे हैं, बट टेक्नोलॉजी वाइज जीरोधा और 5 पैसे अच्छे हैं। बट चूंकि ये डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, इनकी सेल्स सर्विस जो है या कस्टमर सपोर्ट की अगर हम बात करें, तो वो 1 to 1 नहीं होता है। उस केस में जैसे मैंने बाकी आपको बताया, एसएमसी या मोतीलाल ओसवाल या मास्टर ट्रस्ट, जहां पे 1 to 1 आप इंटरेक्शन कर सकते हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छे हैं। तो ये डिसीजन अल्टीमेटली आपको ही लेना है कि आप किस तरह की सर्विसेज चाहते हैं। आप ट्रांजैक्शन चार्जेस को ज्यादा वैल्यू देते हैं या सर्विसेज को ज्यादा वैल्यू देते हैं, मिनिमम और या ब्रोकरेज फिर सर इन दोनों कितनी का है? एक मिक्स। मिनिमम ब्रोकरेज कितनी है सर? मिनिमम ब्रोकरेज। मिनिमम ब्रोकरेज के ऊपर अभी समझाता हूँ, उसके भी क्राइटेरिया कुछ हैं। मिनिमम ब्रोकरेज ना डिफाइन करने का होता है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि 20 रुपए पर लॉट की ब्रोकरेज है, और कुछ लोग बोलते हैं कि 20 रुपए ये परसेंटेज में डिफाइन कर दी। अब सपोज आप एक 100 रुपए का एक शेयर खरीद रहे हैं और उस पे ब्रोकरेज 1% की लग रही है, तो आपकी ब्रोकरेज 1 रुपए हुई। हाँ जी। अब यही अगर एक बार में आप 1 लाख शेयर खरीद रहे हैं, तो कितनी हाँ जी। ब्रोकरेज हुई? 1 लाख का 1%। विच इज 1,000 रुपए। हाँ जी। अब कोई ब्रोकर तो कह रहा है कि आप एक बार में कितना भी ट्रेड कर लो एक ऑर्डर के अंदर, मैं 20 रुपए चार्ज करूंगा। अच्छा। तो अगर आपको छोटी क्वांटिटीज में ट्रेड करना है, तो आपको परसेंटेज टर्म से ब्रोकरेज ज्यादा फेवरेबल होगी। और अगर आपको एक बार में बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज लेनी है, तो पर ऑर्डर आपको ज्यादा फेवरेबल रहेगी। तो वो डिपेंडिंग कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है और एक बार में कितना करना है, उसके हिसाब से आपको ये चीज डिसाइड करनी है कि आपको कौन सा फेवरेबल है। ब्लैंकेट ओके। आंसर कोई नहीं है इसका। ओके। सर हाउ इट इज डिसाइडेड कि मार्केट ओपन कितने में होगी, व्हेन इट विल बी हाई, व्हेन इट विल बी लो, हाउ इट इज डिसाइडेड? मार्केट की मूवमेंट जो है टोटली बायर और सेलर डिफाइन करते हैं। मार्केट के अंदर क्या है, मल्टीपल फैक्टर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑपरेट कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली इट इज द एक्सपेक्टेशन। कोई अगर अच्छी न्यूज है तो आज मार्केट ऊपर खुलेगी,
कोई खराब न्यूज है तो आज मार्केट नीचे खुलेगी। जैसे भी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही थी। तो जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो बहुत अनसर्टेनिटीज होती हैं, तो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग नहीं रखना चाहते और सेफर एसेट्स लाइक डॉलर और गोल्ड में अपने आप को शिफ्ट करते हैं। इस तरह के केस में जब सेलिंग प्रेशर आता है मार्केट के अंदर तो सब लोग बेचते हैं, तो जब सेलर्स ज्यादा होते हैं तो मार्केट नीचे जाती है। सिमिलरली कोई अच्छी न्यूज है, कोई इकोनॉमिक डेटा पब्लिश होने वाला है, इंडिया का से ग्रोथ फोरकास्ट आने वाला है जो अच्छा है, तो लोग इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे। जनरली मार्केट ऊपर ही जाती है क्योंकि इन्वेस्टिंग वाले जो जितने माइंडसेट के लोग होंगे वो 10-10 20-20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। और लॉन्ग टर्म में चूंकि मार्केट जो है अल्टीमेटली वो कुछ नहीं है, जो कंपनीज जो ऑपरेट कर रही हैं इंडिया में, वो जो भी बिजनेस कर रही हैं, अगर वो बिजनेस फ्लरिश करेगा तो मार्केट बढ़ेगी क्योंकि उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और अल्टीमेटली वो उनकी प्राइसेस में मार्जिन होंगे। तो एक दिन में मार्केट कैसी बढ़ेगी अब घटेगी, वो बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बट लॉन्ग टर्म में फंडामेंटली जो फैक्टर्स आएंगे उसके हिसाब से मार्केट बढ़ेगी या घटेगी। थैंक यू। किसी ने पूछा यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन को एक्सप्लेन करें वेदांत। मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली है कि एक से शेयर है आईटीसी, उसके मार्केट में 1 करोड़ शेयर अवेलेबल है और उसका रेट से 500 रुपए चल रहा है, तो पर्टिकुलर आईटीसी की कैपिटलाइजेशन जो हुई 1 करोड़ इंटू 500 रुपए, ये पर्टिकुलर मार्केट कैप हुई आईटीसी की। सिमिलरली मार्केट के अंदर अगर 2000 शेयर चल रहे हैं तो सबकी इंडिविजुअल मार्केट कैप को ऐड करो तो टोटल मार्केट की कैपिटलाइजेशन आ जाएगी। बेसिकली वो वैल्यू है कि मार्केट का साइज कितना बड़ा हो गया है। इज इट क्लियर? ओके। ये बेसिक 3 कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री हैं, मनी कंट्रोल, investing.com और ट्रेडिंग व्यू। इनके ऊपर आप लोग डेली मार्केट की मूवमेंट्स को प्लस इंडिविजुअल स्टॉक्स की मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। देन इनके अंदर फंडामेंटल्स जो होते हैं स्टॉक्स के, किसका 52 वीक हाई क्या चल रहा है, उसका बुक वैल्यू क्या है, उसका डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स क्या हैं, उसके पास में रिजल्ट कैसे आए, उसकी बैलेंस शीट क्या बोल रही है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बोल रहे हैं, ये सब इन वेबसाइट्स के ऊपर फ्रीली अवेलेबल होता है, जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए असिस्ट करता है। इनको आप लोग नोट कर सकते हो और कम से कम इसमें से एक वेबसाइट को अपने मोबाइल्स पे इंस्टॉल करो और डेली उनको वॉच करके समझो प्लीज चीजों को। सो फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। मार्केट अब जब इतनी फ्लरिश कर रही है तो कोई ना कोई एक साइंस है जो कि मार्केट को चला रही है। इस साइंस को हम फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस में डिफाइन कर सकते हैं। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिससे कि स्टॉक की वैल्यू को डिफाइन किया जा सकता है। एक तो मार्केट की इंट्रिंसिक वैल्यू हुई, देन मैंने बताया था कि मार्केट के अंदर प्रीमियम या डिस्काउंट होता है। वो प्रीमियम या डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस अपने आप में एक सबसे बड़ा टूल है। अब फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर डिस्कस क्या किया जाता है, कोई स्टॉक जो है वो किस सेक्टर का है। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा फ्लरिश करेगा? मार्केट में अभी एक शिफ्ट आ रहा है पेट्रोल और डीजल व्हीकल से हटा के ईवी सेगमेंट के ऊपर। तो अपने आप में वो एक सेक्टर है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो कंपनीज ईवी में अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही हैं, इन फ्यूचर वो ज्यादा बढ़ेंगी। आप कोरिलेट कर पा रहे हैं चीजों को? इसी तरह से प्रोडक्ट कंपटीशन। अब कोई कंपनी ऐसी है जिसका अपने आप में कोई कंपटीशन ही नहीं है, ऑब्वियसली वो मार्केट लीडर बनेगा। और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि कस्टमर्स लिमिटेड है, जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतनी उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से हम देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी कितने मार्जिन के ऊपर ऑपरेट कर रही है। ऑर्डर्स इन हैंड, जैसे L&T एक कंपनी आपने सुनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है,
आज एक न्यूज आती है कि उसको गवर्नमेंट से 5,000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, तो अल्टीमेटली अगर ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा तो 5,000 करोड़ में से 500 करोड़ तो प्रॉफिट उसको होगा, जो कि जाके उसकी वैल्यू के अंदर ऐड होगा। तो कंपनी की जितनी बड़ी ऑर्डर बुक होगी, मार्केट की एक्सपेक्टेशन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को लेके उतनी बढ़ेगी, और जितने मार्केट्स में प्रॉफिट्स होंगे कंपनी को, उतनी ही वैल्यू उसके शेयर प्राइसेस में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिफ्लेक्ट करेगी। देन उसकी बुक वैल्यू, कि आज किसी स्टॉक की बुक वैल्यू से 100 रुपए है, बट मार्केट में उसकी वैल्यू किसी नेगेटिव न्यूज की वजह से आज 80 रुपए चल रही है, तो कुछ लोग इसको इस तरह से अज्यूम करेंगे कि कभी भी जनरली मार्केट के अंदर शेयर्स प्रीमियम पे चलते हैं, तो कोई अगर इम्परफेक्शन की वजह से अगर शेयर अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे आ गया है तो बहुत जल्दी वो ऊपर जाएगा। देन जैसे फिर मैं आपको फर्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूं कि मार्केट में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक्सपेक्टेशंस होती हैं। किसी को ये एक्सपेक्टेशन हो रही है कि बुक वैल्यू से अगर नीचे है तो ऊपर जाएगा, कोई अदरवाइज भी सोच सकता है कि ये तो गिर रहा है शेयर, इसका मतलब इसके फंडामेंटल्स टोटली डिस्टॉर्ट हो चुके हैं, ये और नीचे जाएगा। तो वो टोटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कितना आप उसके ऊपर टाइम लगाते हैं और कितना चीजों को समझते हैं और कोरिलेट कर पा सकते हैं सारी चीजों को मिला के, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। सर ये एनालिसिस एक्सपीरियंस से होती है या फिर कोई सिखा भी सकता है इस चीज को? पढ़ाई से होगी सर, और एक्सपीरियंस से शार्पन होगी स्किल्स। जैसे जो बीबी और एमबीए वगैरह में पढ़ाई होती है, पर्टिकुलरली जो मतलब बिजनेस स्टडीज में आते हैं, वहां यही सब चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। ओके। कंपनी की बैलेंस शीट को समझना बेसिकली इज फंडामेंटल एनालिसिस। अब ये एनालिसिस केवल कंपनी स्पेसिफिक हुआ। देन ऑन ए लार्जर पिक्चर मार्केट इकोनॉमिक्स को समझना, कि दो सेक्टर्स के बीच में कोरिलेशन करना, दो कंपनी के बीच में कोरिलेशन करना, दैट इज लार्जर पार्ट ऑफ द फंडामेंटल एनालिटिक्स। ओके सर। सर एक बात और सर, शॉर्ट टर्म के लिए मिनिमम फंडिंग कितनी होनी चाहिए? आप पे डिपेंड करता है। सर क्योंकि मैंने ये मार्केट के चीज, अंदर आप 1 रुपए का शेयर भी खरीद सकते हैं, हाँ जी सर, आपको मैंने ये जरूरत चीज नहीं। ट्राई गई थी। मैंने तकरीबन 500 रुपीज लगाए थे और मेरी उसमें मतलब जितने का प्रॉफिट नहीं हुआ उतनी ब्रोकरेज कट गई थी, 60 रुपीज ब्रोकरेज कट गई थी। इसका मतलब आपने अपना प्रॉफिट टारगेट बहुत छोटा रखा था। सर मेरा 525, मैंने तो बस ट्राई करा था फर्स्ट टाइम, मेरे को कुछ पता भी नहीं था। 525 पे मैंने बैकआउट कर लिया और मेरे को लगा वो चीज प्रॉफिट होगी, बट वो ब्रोकरेज कट गई थी। मैंने अपस्टॉक्स पे करा था। वही जब मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अब 500 में ऑब्वियसली आपने शायद एक ही शेयर लिया होगा। कौन नहीं सा सर, शेयर तीन लिया थे वो। होगा? तीन थे वो सर, मेरे को याद नहीं है, मैंने लिए थे। अगर 3 थे का मतलब आपने 150 रुपए के आसपास का शेयर लिया होगा, हाँ जी। कि 3 मिला के वो 500 रुपए के हुए। हाँ जी। अब 150 की चीज अगर आपने सपोज 155 रुपए में बेची, तो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। हाँ जी। अब 5 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर अगर आपकी ब्रोकरेज 20 रुपए पर लॉट है, तो 20 रुपए खरीदते टाइम पे और 20 रुपए बेचते टाइम पे 40 रुपए लगे, हाँ जी। और प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का, तो नेट में आपको लॉस ही हुआ। तो पोजीशन साइजिंग और ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर आगे मैंने एक स्लाइड ले रखी है, उसके ऊपर और मैं समझाता हूँ इसको आपको। ओके। देन जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस था, एक टेक्निकल एनालिसिस मार्केट में बहुत प्रेवलेंट है। अब टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली है क्या? कोई भी स्टॉक की मूवमेंट्स जो हो रही है डेली बेसिस पे, उसको कैप्चर किया जा रहा है। जो ओपन हाई लो क्लोज हैं, वो पीछे हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर कंपाइल हो रहे हैं एक जगह पे, और उसकी मूवमेंट्स को ज्वाइन कर करके एक चार्ट डेवलप हो रहा है। उस चार्ट के ऊपर कई तरह के पैटर्न्स बनते हैं, जिसके हिसाब से एक टेक्निकल एनालिसिस की पूरी एक थ्योरी डिफाइन कर दी गई है कि कंसीडरिंग द मूवमेंट्स इन द पास्ट, हम फ्यूचर के मूवमेंट्स को भी प्रेडिक्ट करने लग गए हैं। ये कोई फूल प्रूफ चीज नहीं है, बट मार्केट बिहेवियर जो होता है ना, जो प्राइसेस होती है मार्केट के अंदर, वो सब कुछ अकाउंट फॉर करके चलती हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस का मेन लॉजिक है कि जैसा एक इंसान ने आज बिहेव किया है कंसीडरिंग सम सिनेरियोज, इन फ्यूचर भी वो वैसे ही बिहेव करेगा। तो कोई चीज एक सपोज एक ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर रही है और वहां से बढ़ती है, तो अगर इन द पास्ट 10 में से 8 बार बढ़ी है, तो वो 11वीं बार भी बढ़ेगी। इस पूरे लॉजिक के ऊपर ये टेक्निकल एनालिसिस एक टर्म अपने आप में डिफाइंड है,
जिसका पूरा एक सेपरेट अपने आप में कोर्स है। मेरा पर्पस यहाँ पे सिर्फ आपको एक टर्म से फेमिलियर कराना था। अब जब मार्केट में ट्रेडिंग होती है तो क्या सब लोग फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं? अभी जो एक रेस्पोंडेंट थे, जब आपने शेयर खरीदा था तो आपने क्या सोच के खरीदा था? हम जाने या ना जाने, अनलेस हम मार्केट के अंदर स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस को यूज कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम कोई स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में होता है कि यार ये काम करता है, मार्केट में ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकता है और ये कंपनी ये चीज बेचती है। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं, उसी की वजह से मार्केट में बाय या सेल की पोजीशन को हम लेते हैं। मार्केट में एक टर्म आती है हेजिंग। हेजिंग क्या होती है? कैन इट बी आंसर? ओके, हेजिंग को हम इंश्योरेंस से कंपेयर कर सकते हैं। हेजिंग होता है कि एक आपका पोर्टफोलियो है, से आपने 5 लाख रुपए का एक पोर्टफोलियो बनाया है। आपकी इंटेंशन यही है कि मार्केट ऊपर जाएगी और आप लॉन्ग टर्म उसको होल्ड करेंगे। बट शॉर्ट टर्म में कोई खराब न्यूज आने की वजह से टेम्परेरी मार्केट फॉल भी कर सकती है, जिसमें कि आपकी वैल्यू लॉस होगी। इसके लिए एक हेजिंग का टूल होता है मार्केट के अंदर, जिसको हम इंश्योरेंस से भी कंपेयर कर सकते हैं, कि अगर मार्केट नीचे गिरती है तो मार्केट के अंदर कुछ टूल्स ऐसे हैं कि जो आपकी डाउन साइड को प्रोटेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली उसके लिए कॉस्ट लगती है, जैसे कि इंश्योरेंस की होती है। आज एक आपकी 10 लाख रुपए की कार है, जिसको आप 10,000 रुपए देके के इंश्योरेंस करवा लेते हो कि कल को एक एक्सीडेंटल कोई ब्रेकेज हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपका लॉस भरेगी। उसी तरह से हेजिंग जो है, अपने लॉस को मिनिमाइज करना और उसको एक लेवल पे रेस्ट्रिक्ट करना, दैट इज कॉल्ड हेजिंग। इसको अचीव करने के लिए डायरेक्टली आप मार्केट में हेजिंग टूल्स भी ले सकते हैं, और अदरवाइज आप पोर्टफोलियो की साइजिंग से, पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन से, इन चीजों से भी हेजिंग कर सकते हैं। से आपको 5 लाख रुपए लगाने हैं तो आप 50-50 हजार रुपए 10 तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट अगर करते हो तो ऑटोमेटिकली हेजिंग हो गई है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से, कि 10 की 10 चीजें एक साथ में खराब नहीं होंगी। किसी एक स्टॉक के अंदर कोई खराब न्यूज आ सकती है, 10 के 10 में नहीं आएगी। सिमिलरली अगर आपको 10 लाख रुपए लगाने हैं तो एट एक ही पॉइंट पे सारे पैसे ना लगा के उसको छोटी छोटी क्वांटिटीज में अलग अलग रेट्स के ऊपर लगाइए, जो कि एसआईपीज आपने सुना होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। वो हर महीने 5-5, 10-10 हजार रुपए की एसआईपी जो लोग लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं हेजिंग को यूज करके ही उसको काम कर रहे हैं। देन मार्केट में एक टर्म आता है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या होता है कि से एनएससी और बीएससी, मैंने आपको दो सेगमेंट्स बताए। एक ही शेयर आईटीसी एनएससी पे भी ट्रेड कर रहा है और बीएससी पे भी ट्रेड कर रहा है, और फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एनएससी के ऊपर उसका रेट है 100 रुपए और बीएससी पे उसका रेट है 102 रुपए। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं? एनएससी पे खरीदा 100 रुपए में और बीएससी पे बेचा 102 रुपए में। इमीडिएटली जब आपने दोनों पोजीशन एंटर की तो 2 रुपए का प्रॉफिट आपका अभी लॉक हो गया, क्योंकि आईटीसी एज ए प्रोडक्ट दोनों एक्सचेंज के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो जब प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है तो जो भी प्राइस गैप आपने फिट किया वो प्रॉफिट आपका अभी लॉक हो गया। बट आज की डेट में मार्केट इतनी हाईटेक हो चुकी है, इतने ऑटोमेटेड टूल्स आ चुके हैं कि ये 100 और 102 का जो प्राइस गैप है, ये सॉफ्टवेयर अपने आप ही पिक कर लेते हैं। मैनुअली आपको सामने ये इतने बड़े गैप्स दिखेंगे ही नहीं, छोटे छोटे गैप्स दिखेंगे। से वहां पे 100 है और वहां पे 100 रुपये 20 पैसे है, बट इतना छोटा गैप जो होता है वो ट्रांजेक्शन चार्जेस को भी मीट नहीं कर पाता है। तो उस वजह से आर्बिट्रेज में रिटेल इन्वेस्टर्स आज की डेट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी अब नॉर्मलिटी हो और आदमी बहुत एक्सपर्ट हो तो ही वो इस चीज को कैप्चर कर सकता है। डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? मार्केट में जो भी शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो कंपनीज कुछ ना कुछ एक बिजनेस कर रही है और उस बिजनेस से उनको प्रॉफिट होता है।
शेयर होल्डर्स जो होते हैं उस कंपनी के मालिक होते हैं, मे बी कितने भी फ्रैक्शन के हों। अगर आपके पास एक भी शेयर एक कंपनी का है तो आप चाहे 0.0000001% उसके शेयर होल्डर हैं, बट स्टिल आप उसके ओनर हैं। तो जो भी उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है उसमें जितना परसेंटेज शेयर आप होल्ड कर रहे हैं उतने प्रॉफिट के आप हकदार हैं। अब कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो उस प्रॉफिट को, से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, अब कंपनी का बोर्ड डिसाइड करता है कि उस 1 लाख रुपए उसके ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है या 1 लाख रुपए को री इन्वेस्ट करना है कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए। जितनी भी पुरानी अच्छी कंपनियां हैं या गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ये डिविडेंड ऑन ए रेगुलर बेसिस देती हैं, और उस केस में वो कहीं ना कहीं एक मिक्स बना के चलती हैं कि अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से 50,000 रुपए एज ए रेकरिंग इनकम शेयर होल्डर्स को पास ऑन हो, और 50,000 रुपए कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो, वो री इन्वेस्ट हो। तो ये डिविडेंड जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक रेकरिंग इनकम का सोर्स है। स्टॉप लॉस मैंने पहले बताया था, स्टॉप लॉस क्या होता है, और सोशल मीडिया पे आप बहुत देखते होंगे कि स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना चाहिए, स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस बेसिकली क्यों लगाया जाता है? कोई आदमी जब पोजीशन एंटर करता है और उसको फियर होता है कि मार्केट एडवर्स जा सकती है और बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो वो स्टॉप लॉस को उसमें मार्केट में सिस्टम के अंदर लगा भी सकता है या अपने माइंड में फिट कर सकता है कि इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा। कोई चीज आपने 100 रुपए पे खरीदी और 98 पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो कुछ भी हो जाए मार्केट में आपका नुकसान 2 रुपए से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर स्टॉक क्रैश कर रहा होगा तो 98 पे वो पोजीशन आपकी ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा। स्टॉप लॉस अपने आप में कोई रूल नहीं है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है और टोटली पर्सनल डिसीजन है। जो पहला एग्जांपल बताया, से 100 रुपए से कोई चीज 97 पे आई और आपका स्टॉप लॉस 98 पे हिट हो गया, देन 97 से वो जब बंद हुई तो बंद होते होते 105 रुपए पे बंद हुई। तो अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो आप 5 रुपए के प्रॉफिट पे होते, बट चूंकि एक फियर था कि मेरा लॉस बहुत ज्यादा नहीं हो जाए इसलिए आपने स्टॉप लॉस यूज किया। तो ये इन्वेस्टर की साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लॉस कितना बड़ा देख सकता है और कितना उसको अपनी पोजीशन के ऊपर कन्विक्शन है। इज इट क्लियर? किसी अभी तक पार्टिसिपेंट्स एंटर कर रहे हैं यार। ट्रांजेक्शन चार्जेस, मार्केट में जब ट्रेड्स होते हैं तो कई तरह के ट्रांजेक्शन चार्जेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो फॉर एवरी ट्रांजेक्शन डन इट इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शन चार्जेस। कुछ एक एग्जांपल्स जो सबसे बड़े ट्रांजेक्शन चार्जेस के हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपको अगर काम करना है तो आपको किसी ना किसी रिकॉग्नाइज्ड ब्रोकर के साथ में अकाउंट खोलना है। तो अब ये ब्रोकर का बिजनेस ही वही है, इन्वेस्टर्स को स्टॉक एक्सचेंज के साथ में ट्रेड करवाने का। तो ये ब्रोकर अपनी सर्विसेज के लिए ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। सिमिलरली जो डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स आते और जाते हैं तो डीमैट एजेंसी अपने कुछ चार्जेस लेती है इस पे इन पे आउट के लिए। स्टॉक एक्सचेंज जिसके ऊपर ट्रेड हो रहा है वो भी अपने आप में एक बिजनेस मॉडल है। तो जितना वॉल्यूम ट्रेड होता है स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के कुछ चार्जेस लेता है। स्टेट गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करती है जितना वॉल्यूम ट्रांजेक्ट होता है। देन स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जितनी भी मार्केट में ट्रांजेक्शन होती है उस पर एक नॉमिनल फीस सेबी भी लेता है टू मीट इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। देन फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक टैक्स लेती है, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। ये इक्विटीज में सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स बोल के लगता है, कमोडिटीज के अंदर कमोडिटीज ट्रांजेक्शन बोल के लगता है, और करेंसीज के अंदर अभी तक ऐसा कोई ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं है गवर्नमेंट के थ्रू। अब चूंकि हर ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई ना कोई ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं, तो किसी भी आदमी को ट्रेड करने के पहले ट्रांजेक्शन का स्ट्रक्चर बहुत थॉरोली समझ लेना चाहिए कि उसका ब्रेक इवन लेवल उसको पहले पता चल जाए कि 100 रुपए की चीज अगर ली है और सारे चार्जेस मिला के 1 रुपए के अगर एक्सपेंसेस हैं, तो किसी भी केस में 101 रुपए से नीचे अगर वो चीज को बेचता है तो बेशक उसको 1 रुपए का प्रॉफिट ग्रॉस लेवल पे होगा, बट नेट में उसको लॉस ही होगा। तो ट्रांजेक्शन चार्जेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है।
ट्रांजैक्शन चार्जेस पे किसी को क्वेरी कोई? आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है। ये बेसिक एक मिथ्स है। कोई भी चीज अपने आप में गैम्बल तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उसका आउटकम बिल्कुल जीरो या वन में ना डिफाइन किया जा सके। मार्केट्स अपने आप में एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है और किसी भी तरह से वो गैम्बल नहीं है। सिमिलरली कुछ लोग मानते हैं कि मार्केट केवल बहुत ज्यादा HNIs के लिए ही है, कि जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। ऐसा भी नहीं है। मार्केट में छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट्स को भी पूरी वेटेज दी जाती है और 1,000-2,000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट्स करने वाले भी मार्केट में अपनी पोजीशंस को बनाते हैं। लास्टली, मार्केट बहुत रिस्की है ऐसा कहा जाता है, बट जैसा हमने पहले डिस्कस किया, अगर आप फंडामेंटली रिसर्च करके आए हैं और इन्फॉर्म पोजीशंस को ले रहे हैं तो मार्केट में रिस्क को आप काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। खत्म तो नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली न्यूट्रलाइज उसको कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। ये कुछ रूल्स और गाइडेंस है जो मार्केट में काम करने के लिए बताना मैं आपको चाहूंगा। मार्केट में बहुत सारी टिप्स आती हैं कि ये शेयर बढ़ेगा, ये शेयर घटेगा। किसी भी टिप को कभी भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। देर इज नो शॉर्टकट टू मेक एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। कोई अगर कहता है कि आज कोई चीज 100 रुपए की है और ये 5 दिन के अंदर 200 रुपए हो जाएगी, तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। मार्केट में एक मूवमेंट है, 15-20% की एनुअलाइज रिटर्न मार्केट से इजीली निकलती है। और कोई बहुत अच्छा स्टॉक है तो साल भर में 50-50, 100-100% की रिटर्न भी निकाल सकता है। बट ओवरनाइट चीजें दो गुनी होने का कोई अगर कन्विक्शन आपको दिखाता है तो दैट इज टोटली फॉल्स एंड मिसलीडिंग। मार्केट में इन्वेस्टमेंट केवल सरप्लस के साथ में करनी चाहिए, ना कि बोरोड फंड्स के साथ में। आज आपके पास अगर 1,000 रुपए हैं तो आप 1,000 रुपए से ट्रेड कीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है और मार्केट में मैं लोन ले लेता हूँ 12-13% का और मार्केट से 20% निकाल के 8-9% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट करूंगा। वो अल्टीमेटली अगर पोजीशन गलत हो जाती है तो मार्केट में लॉसेस भी लगते हैं और लोन की लायबिलिटी भी सिर पे आती है। इसलिए हमेशा अपने सरप्लस के साथ में ही मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। सेव एंड इन्वेस्ट स्लोली और लॉन्ग टर्म विजन के साथ में इन्वेस्ट कीजिए। यंग एज के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हैबिट इनकलकेट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। थोड़े थोड़े पैसे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपकी सेविंग्स अच्छी बन जाएगी और देन आप ट्रेडिंग वाले माइंडसेट भी डेवलप कर सकते हैं। फिलहाल एडवाइस यही है कि छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करके अपना एक फंड इकट्ठा कीजिए। थिंक लॉजिकली एंड हैव कन्विक्शन। कोई भी पोजीशन एंटर करने के पहले एक बेसिक एनालिसिस उसका कर लीजिए कि आप उस पोजीशन को आप ले क्यों रहे हैं। और जब पोजीशन को ले रहे हैं तो एक कन्विक्शन के साथ में लीजिए। स्टॉप लॉस को मैं पर्सनली फेवर नहीं करता हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिसर्च के बाद में ले रहे हैं तो 2-3% की मूवमेंट अगर डाउन साइड में आती है तो पैनिक नहीं करना है। वेट कीजिए। अगर डिसीजन थॉटफुली लिया गया है तो सूनर और लेटर प्रॉफिट होगा उसमें। मार्केट के बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए। न्यूज और इवेंट्स को देखते रहिए और उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप इस गेम में आ चुके हैं तो स्टे इन द गेम विद कन्विक्शन। एक मार्केट में मैंने भी सोशल मीडिया पे ही पढ़ा था, इफ यू आर ट्रेडिंग फॉर ओवर 6 months यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ 70% पीपल। मीन्स कि जो लोग मार्केट में हिट एंड ट्रायल के लिए आते हैं वो 6 महीने के अंदर लॉसेस खा के मार्केट से बाहर भी हो जाते हैं। तो इसमें बने रहिए। जो बना रहेगा लॉन्ग टर्म में मार्केट में इनहेरेंट प्रॉफिट है और सब लोग उसका फायदा ले सकते हैं। कंक्लूड करूंगा इससे, इज स्टॉक मार्केट सेफ एंड इज इट रिस्क फ्री? एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या ड्राइविंग सेफ होती है? अगर आपको ड्राइव करना आता है तो ड्राइविंग सेफ है और अगर नहीं करना आता है तो वो अनसेफ है। स्टिल आपको कितनी भी अच्छी ड्राइविंग आती हो, सामने वाला भी आपको आके हिट कर सकता है। तो अल्टीमेटली ड्राइविंग के अंदर रिस्क एलिमेंट तो है, बट
अगर आप सेफ्टी के साथ में चलें तो ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस इसमें कोई रिस्क नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लाइफ में रिस्क तो हर चीज में है, केवल रिस्क से डर के किसी भी चीज को हम कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते। रिस्क मैनेज करना इज द ओनली ऑप्शन। सो इट्स ए स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस इन मार्केट that you accumulate your savings, channelize it, and use it for long-term growth. So that will be all from my side. So I will be open to questions now. आपका पूरी स्लाइड से लेके कोई भी क्वेश्चन हो या अदरवाइज आपका कोई भी क्वेश्चन हो मार्केट से रिलेटेड, तो यू आर फ्री टू आस्क। सर आपने बीच में टर्म यूज करी थी SIP, तो सर वो आपने एक्सप्लेन करी। SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आप मार्केट में अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोले बिना भी फंड हाउसेस के साथ में आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। से आपने एक अमाउंट डिसाइड किया कि मैं 5,000 रुपये पर मंथ के स्टॉक्स लूंगा। अब वो स्टॉक्स जो हैं वो जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है उसका फंड मैनेजर डिसाइड करता है, बट हर महीने आपके 5,000 रुपये एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स के अंदर जाके इन्वेस्ट हो जाते हैं। सिस्टमेटिक टर्म क्यों यूज किया गया कि से हर महीने की 5 तारीख को आपके 5,000 रुपये इन्वेस्ट होते हैं। तो ये जब 12 महीने में ये 5,000 रुपये करके 12 बार इन्वेस्ट होंगे तो अपने आप में ये एक सिस्टम बना, इसलिए इसको वर्ड दिया गया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। तो सर ये करना कैसे होता है, इसका क्या प्रॉफिट होता है, क्या कैसे होता है, मेरे को कुछ समझ नहीं आया इसके बारे में। मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट जो भी हुई है, अगर मार्केट बढ़ रही है तो प्रॉफिट हो रहा है। हाँ अब जी। जब आपने एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स खरीदी है, तो जब आपने 5,000 रुपये का सपोज इन्वेस्टमेंट किया और एक साल बाद अगर ओवरऑल मार्केट ही 10% बढ़ी हुई है, तो आपके वो 5,000 रुपये 5,500 रुपये हो जाएंगे 10% प्रॉफिट जोड़ के। अब डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस फंड के साथ में उसको इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर उस फंड की स्टॉक सिलेक्शन ओवरऑल मार्केट से ज्यादा अच्छी है तो हो सकता है आपको 500 की जगह आपको 800 रुपये का प्रॉफिट हो। और अगर उसकी स्टॉक सिलेक्शन ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर सकती है तो हो सकता है आपका प्रॉफिट 500 की जगह 300 रुपये का हो। तो जैसे मार्केट में मल्टीपल फंड्स चलते हैं कि HDFC का एक फंड चल रहा है, ICICI का एक फंड चल रहा है, उसका एक्सिस का एक फंड चल रहा है, तो ये डिपेंडिंग ऑन कि कौन से फंड मैनेजर कितना आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। सिर्फ हम ब्रोकरेज ऐप से ही ले सकते हैं? सिर्फ ब्रोकरेज ऐप से भी ले सकते हो, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के साथ में भी ले सकते हो। ओके। सिप करने के लिए डीमैट अकाउंट भी मैंडेटरी नहीं है। ओके सर। एक स्टॉक को खरीदने के लिए उसको कब तक ऑब्जर्व करना चाहिए, लाइक कितना टाइम पीरियड? ऑब्जर्व करने के लिए ना आप पुराने डेटा को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। से आपको आज अगर खरीदना है तो आज से पहली हुई इवेंट्स को आप एनालाइज करेंगे, और इन फ्यूचर उसके अंदर क्या फोर्थ कमिंग कोई न्यूज आने वाली है, उसके कोई रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसको आप एनालाइज करेंगे। ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है कि आपको 10 दिन तक इसके पैटर्न को देखना है। आप हिस्टोरिकल न्यूज को पढ़ के और उसके बिजनेस मॉडल को समझ के वो डिसीजन आज भी ले सकते हैं। कोई स्टॉक आज ही लॉन्च नहीं हुआ है ना, ऑलरेडी वो मार्केट में चल रहा है, तो उसके पास्ट ट्रेंड को देख के और पास्ट बिहेवियर को देख के आप आज भी डिसाइड कर सकते हैं। और मार्केट के अंदर कोई भी ना अगर ये समझे कि मैं लोएस्ट प्राइस पे खरीद लूंगा या हाईएस्ट प्राइस पे बेच दूंगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। कि कोई चीज ऑलरेडी बढ़ चुकी है, अब आप ये नहीं मान सकते कि बिल्कुल वापस लोएस्ट पे जाएगी तो मैं खरीदूंगा। आज मार्केट चल रही है, आपके पास ऑप्शन है या तो आज खरीदो या मत खरीदो। कल जब मार्केट खुलेगी तो फिर क्वेश्चन वही आ जाएगा। तो आपको एनालिसिस अपना आज कर लेना है डिपेंडिंग ऑन द पास्ट इवेंट्स, और देन यू कैन डू इट। एनीवन एल्स? सर व्हाट आर द चांसेस कि एक कंपनी में सडन प्रॉफिट्स का बूम आ जाए जिससे उनके शेयर स्टॉक बढ़ जाए? इज देयर एनी पर्टिकुलर चांस? और ये डिपेंड करता है, मतलब उसकी जो ना हर कंपनी ना अपनी न्यूज पब्लिश करती है, और स्टॉक एक्सचेंज की ना जैसे गाइडेंस है कि कोई भी मेजर इवेंट अगर होने वाली है
या रिजल्ट्स आते हैं इनके क्वार्टरली, तो उनको वो अनाउंस करने होते हैं। देन आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए कंपनी अपनी गाइडेंस भी देती है। तो किसी कंपनी में अंदर को अगर कोई बहुत अच्छी न्यूज आई है, जिससे एलएनटी को एक 5,000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई थी एलएनटी ने, आज हम खड़े हैं जब तक ऐसी कोई न्यूज नहीं है। आज एक न्यूज आई कि इस कंपनी को इतना बड़ा एक ही ऑर्डर मिल गया, तो इस तरह की न्यूज से स्टॉक जो है एबनॉर्मली बढ़ेगा। बट वो न्यूज जब मार्केट में आएगी तो आते ही न्यूज पुरानी हो जाती है, क्योंकि मार्केट के अंदर एज ए लेमैन इन्वेस्टर हमारे पास न्यूज हमेशा बाद में आएगी, मार्केट हमसे हमेशा 2 कदम आगे होगी। तो जितने भी एचएनआईज हैं जो हमेशा फंड हाउसेस के साथ में जुड़े रहते हैं, मैनेजमेंट के साथ में इंटरेक्ट करते रहते हैं, उन लोगों के पास न्यूज हमसे हमेशा पहले ही आएगी। बट स्टिल जब एक न्यूज होती है तो उसका जो आउटकम है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिफ्लेक्ट करता है। तो हमें वॉचफुल रह के ऑब्जर्व करते रहना होता है और पोजीशन को अपने उस हिसाब से हैंडल करना होता है। सर एक क्वेश्चन है, इंट्राडे में सर हम स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं इंट्राडे करने के लिए? इंट्राडे में स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ना मेनली तो टेक्निकल एनालिसिस चलेगा, या फिर आप मैथमेटिकली कोई टूल अगर बनाओ अपना। जैसे मैं पर्टिकुलरली एक टूल यूज करता हूं कि मार्केट के अंदर एक इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी होती है। अब जब मार्केट खुलती है तो शेयर 100 रुपए 102 रुपए के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है ऐसे। अब इस फ्लक्चुएशन को अगर हमें कैप्चर करना है तो सिंपल मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं 100 रुपए पे खरीदता हूं और 102 रुपए पे बेचता हूं। ये मैंने रूल बना लिया। और अगर 100 रुपए के नीचे जाता है तो मैं उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए भी तैयार हूं। ऐसा नहीं कि मैं इंट्राडे काट के ही आऊंगा। तो अब मैं ये 2 रुपए की फ्लक्चुएशन जो मैंने डिसाइड करी, अब ये जितनी बार ये फ्लक्चुएशन होगी उतनी बार मैं इंट्राडे में प्रॉफिट कर सकता हूं। तो इसके लिए सर टूल खुद जनरेट करना पड़ेगा सर, या मार्केट में अवेलेबल है, आप करवा सकते हैं टूल्स? पर्टिकुलरली जो मैंने आपको बताया ये तो मेरे पास एल्गो ट्रेडिंग में इनबिल्ट है। अदरवाइज जो है, मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस पे जो काम करते हैं वो मार्केट को देखते देखते उनको खुद को वो करना होगा, या फिर टेक्निकल एनालिसिस भी ऑटोमेट हो सकता है। बट वो बात है कि इन्वेस्टमेंट कितनी है, कि उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट वगैरह सब लगाने के बाद में भी नेट में आपकी पोजीशन प्रॉफिट में रहनी चाहिए। और जो लोग टेक्निकली थोड़ा ज्यादा समझते हैं, आज के बाद आजकल ना एपीआईज के ऊपर कुछ एक फ्री टूल्स भी अवेलेबल हैं कि अगर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, मेनली उसमें पाइथन लैंग्वेज चलती है, आप अपनी छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज बना के उनकी एपीआई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। देन वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट भी हो जाती है। ओके सर। सर आपके साथ अगर जुड़ना हो तो सर कैसे जुड़ सकते हैं? आप यहाँ पे इंटरेस्ट अपना शो कर दीजिएगा, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। आज हम इसको एक थ्योरेटिकल सेशन पे रखते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। क्वेश्चन यहाँ पे आया है, यू मेंशन्ड अबाउट एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर सेकंड्स ट्रेडिंग, प्लीज एक्सप्लेन मोर। तो एल्गो ट्रेडिंग बेसिकली ऑटोमेशन होता है कि हमने कुछ पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए मार्केट के अंदर, और अगर वो पैरामीटर मार्केट में हो रहे हैं तो हमारी ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रेटेजी को हम लोग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ में इंटीग्रेट कर देते हैं, और फिर हमारी इन्वॉल्वमेंट के बिना, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था कि 100 और 102 वाला, अगर शेयर 100 रुपये आएगा तो अपने आप उसको खरीद लेगा, और 102 आएगा तो अपने आप उसको बेच देगा। और ये काम जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार ये काम अपने आप करता रहेगा। तो ये एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ में एग्जीक्यूशन होती है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है अमितेश्वर का, जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं या वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टॉक्स अ पर्सन ओन? ट्रांजैक्शन चार्जेस जब आपका अकाउंट ओपन होता है उस टाइम पे डिफाइन होते हैं, या तो वो परसेंटेज के टर्म्स में डिफाइन होते हैं या फिर ऑर्डर के टर्म्स में डिफाइन होते हैं। आपकी होल्डिंग के साथ में इनिशियल अकाउंट ओपनिंग करते टाइम पे, अगर आप, जैसे कुछ ब्रोकर्स होते हैं कि आप बोलते हो कि मैं से 50 लाख के अमाउंट से इन्वेस्ट करूंगा, तो फर्स्ट टाइम पे आप नेगोशिएट कर सकते हो कि ट्रांजैक्शन चार्जेस में 1% नहीं दूंगा, आधा % दूंगा। बट वंस जो फिक्स हो जाता है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलता रहता है, अनलेस आप ब्रोकर से जाके दोबारा से रीनेगोशिएट उसको ना करो।
एग्जिस्टिंग आपके डीमैट में कितने शेयर्स पड़े हैं उससे ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होते ट्रांजैक्शन चार्जेस। दिव्या नायक का क्वेश्चन है आईपीओ। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब मार्केट में जितने भी शेयर्स लिस्ट हैं, ये लिस्ट कैसे हुए? आज एक कंपनी है जो अपना बिजनेस कर रही है ट्रेडिशनल तरीके से और मार्केट में उसका शेयर लिस्टेड नहीं है। अब उसको एक्सपेंशन के लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो वो अपने ही पैसे और लगाए, या बैंक से फंडिंग ले, या फिर मार्केट के अंदर एक इनिशियल पब्लिक ऑफर अपना लाए, जहां पे पब्लिक एट लार्ज को वो बोलता है कि मेरा ये बिजनेस ऑपरेशन है। उसमें एक प्रोस्पेक्टस निकालती है कंपनी, जिसमें अपनी कंपनी की पूरी हिस्ट्री, पुराने फाइनेंशियल्स, आगे क्या उसकी ग्रोथ फोरकास्ट हैं, क्या प्लान ऑफ एक्शन है, वो सब कुछ बता के मार्केट में एक ऑफर निकालती है। अब पब्लिक के ऊपर है कि उसको पढ़ने के बाद में अगर वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है तो आईपीओ के थ्रू पब्लिक उस शेयर को सब्सक्राइब करती है। वो सब्सक्रिप्शन के पैसे डायरेक्टली कंपनी के पास जाते हैं और ये आईपीओ लॉन्च होने के बाद में उसको लिस्टिंग का प्रोसेस बोलते हैं। अगर रोज आप देखते हो कोई ना कोई नया शेयर लिस्ट हो रहा होता है, तो लिस्टिंग के पहले आईपीओ आता है और आईपीओ जाके मार्केट में लिस्ट हो जाता है। अब आईपीओ में क्या चीज होती है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने निकाले और क्या रेट पे निकाले। अल्टीमेटली वो शेयर जाके मार्केट में लिस्ट हो जाता है। कंपनी के पास जब पैसे पहुंच गए तो उसके ऑपरेशंस अलग चल रहे हैं और मार्केट में रेट उसका अलग चल रहा है। ट्रेडर्स जो है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उस शेयर्स को प्लस माइनस कर सकते हैं, बट आईपीओ इन्वेस्टर और कंपनी के बीच की डायरेक्ट डील है। कैन यू हाउ कैन वी अप्लाई स्टॉप लॉस इन इंट्राडे ट्रेड? इंट्राडे ट्रेडिंग में प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ना एक स्टॉप लॉस का एक ऑप्शन होता है, आप वहां पे अपना ऑर्डर पंच करके छोड़ सकते हैं। हाउ कैन वी गेट अ डीमैट अकाउंट? डीमैट अकाउंट खोलने के लिए किसी भी आप मतलब स्टॉक ब्रोकर के साथ में अकाउंट खोल सकते हैं। मैक्सिमम प्रोसेसेस आज की डेट में ऑनलाइन है। आप किसी भी उस पे वेबसाइट पे जाके पहले ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर एनालिसिस कर लें, अपनी एक्सपेक्टेशंस को सेट कर लें कि आप एग्जैक्टली कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कितने टाइम के लिए करना चाहते हैं। एक ब्रोकर चूज करें और उससे खोल लें। सर आप यहाँ पे डीमैट अकाउंट सब लोगों को फ्री में ऑफर कर रहे हैं ना? हाँ, हम लोगों ने लास्ट टाइम एक ऑफर एक निकाला था, उसके लिए मैंने लिंक भी शेयर किया है, ये वही लिंक। यहाँ पे जाके आप एसएमसी ग्लोबल के साथ में आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। दिस अकाउंट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। एनी मोर क्वेश्चंस? सर अगर ऑलरेडी एक डीमेट अकाउंट है तो हम दोबारा ओपन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? एक ब्रोकर के साथ में एक डीमैट अकाउंट खुल सकता है, मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ में आप लोग अलग अलग डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है सर। और सर अगर आप आगे आपके साथ जुड़ना और आपके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप करना हो तो सर कैसे कर सकते हो? हम लोग टाइम टू टाइम ना ऐसे इंटरेक्टिव क्लासेस लेते रहेंगे। सर मैंने जिसमें कि हम इंस्टाग्राम पे लोग आपका फॉलो कर लिया। मेरा बेसिकली जो काम है, मैं एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर हम लोग काम करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो गाइडेंस है, मैं हैंड होल्डिंग आपकी कर सकता हूँ। कभी भी हम लोग ना मतलब जनरली लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि कैसे भी करके बस हमको आप ये बता दो कि प्रॉफिट कैसे होगा। मेरा पर्पस पूरी क्लास का यही है कि आप लोग सीखो और प्रॉफिट खुद करना जानो। तो कहीं पे भी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल टू आंसर। बट जैसा कि मैंने स्लाइड्स में ही बताया, किसी की टिप्स को नहीं मानना है। मैं आपको एक डायरेक्शन दिखा सकता हूं कि स्ट्रेटेजिकली कैसे मार्केट के अंदर पैसे बनाए जा सकते हैं। मैं मैथमेटिकल टूल यूज करता हूं एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर, कि मैंने कुछ स्टॉक्स को स्टडी कर लिया, उसकी रिस्क एनालिसिस कर ली। मैं एग्जांपल आपको देता हूं, डॉलर्स कितने लोग ट्रेड करते हैं, मैं ट्रेड तो सॉरी कोई भी नहीं करता होगा। डॉलर कितने लोग वॉच करते हैं, आज की डेट में यूएस डॉलर का रेट क्या है? मैं ही बताता हूँ। आज की डेट में डॉलर का रेट 83 रुपीज है। अब अनलाइक स्टॉक्स, डॉलर के अंदर मूवमेंट बहुत ज्यादा वाइड नहीं होती है।
जैसे शेयर एक दिन में 100, 110 और 90 के बीच में फ्लक्चुएट करता है, डॉलर की मूवमेंट जो आती है लिमिटेड पैसे में आती है। से आज 83 है तो 82.8 हो जाएगा या 83.2 हो जाएगा। अब ये जो छोटी छोटी फ्लक्चुएशंस होती है ये कॉन्स्टेंटली मार्केट में चलती रहती हैं। इसको यूज करके मैंने एक अपना ऑटोमेटेड टूल बनाया है जो इन छोटी छोटी फ्लक्चुएशंस को कैप्चर करता रहता है। 83 पे खरीदता है, 83.10 पे बेचता है, फिर 83 पे खरीदता है, फिर 83.10 पे बेचता है। अब ये 10-10 पैसे को एक्यूमुलेट करते करते ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम लोग प्रॉफिट से एक्यूमुलेट करते हैं। तो इसी तरह से आप किसी भी स्टॉक को स्टडी कर लो, बहुत ज्यादा स्टॉक्स मत पकड़ो। मार्केट के अंदर 7,000 से ऊपर स्टॉक है, निफ्टी के अंदर टॉप 50 स्टॉक्स हैं। अगर आपको सीखना ही है तो उन 50 में से भी 5 को आप छांट लो और उनके मूवमेंट्स को ट्रैक करते रहो। देन थिंक कि आप कैसे उसके अंदर कुछ अपने आप को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, कि उसके बिहेवियर को स्टडी करके कि कितनी उसकी डेली मूवमेंट होती है, कि आप छोटे छोटे पॉइंट पे एंटर करो और एग्जिट कर लो अगर ट्रेडिंग के पॉइंट से कर रहे हो। और लॉन्ग टर्म में अगर करना है तो स्टडी करो, लो और भूल जाओ। मेरा एसोसिएशन जो है SMC ग्लोबल और मास्टर ट्रस्ट के साथ में है, जो कि मैंने जो अपनी ऑटोमेटेड स्ट्रेटजी बना रखी है वो इन 2 ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म पे चलती है। ब्रोकरेज मोस्ट कॉम्पिटिटिव है, ट्रांजैक्शन चार्जेस अदर देन ब्रोकरेज किसी भी ब्रोकर के यहाँ सेम होते हैं। जो स्टेट के टैक्सेस होते हैं, सेंटर के टैक्सेस होते हैं, सेबी के होते हैं, एक्सचेंज के होते हैं, वो सब हर ब्रोकर के सेम होते हैं। केवल और केवल ब्रोकरेज होती है जो कि ब्रोकर वाइज डिफर करती है। तो आप एक एनालिसिस कर लो कि किसकी ब्रोकरेज चार्जेस आपको सूट करती है, उस हिसाब से यू कैन ओपन द अकाउंट्स। अगर SMC या मास्टर ट्रस्ट में करते हो तो मतलब मेरे पास में जाएगा वो, मतलब आप यहाँ पे इंटरेस्ट शो कर देना और समवन फ्रॉम माय टीम विल कांटेक्ट यू। I think we can close for today. Okay, thank you all. So we have shared some of our links and request you to please follow us. And those who are interested in opening their Demat accounts can obviously use this link. And if any assistance is required, you can drop us a message. Thank you so much.